नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे उपचुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी, किस सीट पर किसके सर सजेगा जीत का सेहरा, ये कल साफ हो जाएगा। 7 सीटों पर जनता ने क्या फैसला किया है, इन 7 सीटों पर आने वाले नतीजे बताएंगे कि यूपी की जनता क्या मूड बना रही है। मतगणना के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और सभी कैंडिडेट्स की धड़कनें भी इस वक्त बढ़ी हुई है और कल का दिन ये तय करेगा कि 7 सीटों का सिकंदर कौन बनेगा। तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देखिए उपचुनाव के सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक विश्लेषण। वैसे जिन 7 सीटों पर नतीजे आने हैं उनमें से 6 सीटों पर 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट एसपी के खाते में आई थी। जी हां, आपको हम बता दें कि 7 सीटों पर 88 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। कल सुबह 8 बजे से उपचुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। एक मतगणना हॉल में 7 टेबल लगाए जाने की अनुमति दी गई है। निर्वाचन आयोग ने 7 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं और कल 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का दिन है। 7 सीटों पर 88 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होना है। अहम खबर, सुबह 8 बजे से उपचुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होगा। सबकी किस्मत फिलहाल ईवीएम में कैद है। सुबह 8 बजे से उपचुनाव की ये मतगणना होने जा रही है। तो कल 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सुबह 7 बजे से लगातार हमारी महा कवरेज जारी रहेगी। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि सबसे पहले रुझान आते ही सबसे पहली खबर आपका अपना चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचाएगा। सुबह 7 बजे से लगातार हमारी महा कवरेज, हर रुझान, हर सीट का हाल सबसे पहले आपके अपने चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मौजूद रहेगा। सुबह 7 बजे से हमारी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। तो उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, चाहे बिहार के एग्जिट पोल हो या फिर यहाँ के एग्जिट पोल हो, बहुत कुछ दोनों जगह समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें हुए उपचुनाव में एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को ही बढ़त मिलती भी दिखाई दे रही है। तो अहम खबर है इस वक्त की। और चलिए हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर अभी से मौजूद है, क्योंकि हमारी पूरी टीम तैनात है कल सुबह की कवरेज करने के लिए। आइए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ खास हो रहा है। हमारे साथ फिलहाल 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खाटमपुर का हम सबसे पहले रुख करेंगे, जहां से राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा और भी जगह जगह जाएंगे, वहां का हाल भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और नवीन, आपके भी पास हम आएंगे। सबसे पहले राहुल, आपके पास क्या कैसी हलचल इस वक्त वहां पर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि वक्त बहुत कम, बस आज की रात और तस्वीर कल साफ। देखिए, आपने जब सही कहा था, आपने कि शुरुआत ही किया, आपने तो कहा कि धड़कनें बढ़ी हुई हैं और धड़कनें यहाँ पर उम्मीदवारों की ही नहीं बढ़ी है, यहाँ पार्टियों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि ये इलेक्शन की यदि बात किया जाए तो ये लिटमस टेस्ट है और ये कहा जा सकता है कि सत्ता का सेमीफाइनल भी कह सकते हैं 2022 का। 2022 में किस करवट ऊंट बैठेगा, ये एक तरीके से एक यहाँ से बानगी दिखाई देगी, यहाँ से झलक दिखाई देगी। क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के ही सबसे ज्यादा विधायक थे। यदि कहा जाए 7 में से 6 सीटें सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की थी। उसके अलावा एक सीट जो मल्हनी वाली थी वो कहीं कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की थी। अब यहाँ जो बीजेपी है, बीजेपी के खेमे में कि आखिर में कल किस तरीके का रिजल्ट आएगा, ये एक चीज से देखना होगा कि जब हम लोग परीक्षा दिया करते थे तो परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट की घड़ी आती थी तो उस समय कहीं रात में हम लोग की हलचलें जिस तरीके की बढ़ती थी, वही यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो उम्मीदवार उतरे थे उनकी भी हलचलें उसी तरीके की, उसी तरीके से उनको भी लगता है कि कल क्या आखिर में होगा, क्या यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने उनको स्वीकार किया है या नहीं किया है,
ये सबसे बड़ी चीज होती है। तैयारियां यहाँ पे पूरी तरीके से कर दी गई, क्योंकि कोविड काल है। कोविड काल में पूरी तरीके से यदि कहा जाए, मतगणना केंद्र पे अनुमति नहीं होगी आम लोगों को या कोई भी आसपास में इकट्ठे होने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वहां पे पूरी तरीके से मतगणना होगी, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, ये सभी चीजें होंगी। और जो 7 टेबल लगाई जाएगी इसमें कि सीधे तौर पे वहीं पे मतगणना होगी, भीड़ नहीं लग सकती है, ये पूरी तरीके से दी गई है। घाटमपुर की यदि बात किया जाए, घाटमपुर क्योंकि यहाँ पर मंत्री रही थी और मंत्री के निधन होने के बाद ये सीट खाली हुई थी कमला रानी के, तो यहाँ सीधे तौर पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला यदि कहा जाए तो भाजपा और समाजवादी पार्टी, इसके बीच में यहाँ मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखना ये होगा कि आखिर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है, तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में ऊंट कल किस करवट बैठेगा। दूसरी बात यदि कहा जाए, जैसे बांगरमऊ ही है, बांगरमऊ में भी कहीं कांटे की टक्कर यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, बांगरमऊ का भी जिक्र करेंगे आपसे, राहुल समझने की कोशिश करेंगे वहां पर भी कि आखिर कौन जीतेगा और किसके सर ताज सजेगा। फिलहाल ठीक है, मल्हनी से नवीन भी हमारे साथ लगातार जुड़ गए। राहुल, आऊंगे आपके पास। नवीन, क्या लग रहा है मल्हनी की जनता किसे बनाएगी महाराज? कैसी हलचल इस वक्त मल्हनी में? जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी कि जीत का सेहरा किसके सर बध रहा है, क्योंकि जो स्थिति थी त्रिकोणीय मुकाबला जौनपुर में माना जा रहा था, लेकिन अब कल जो नतीजे आएंगे उसमें ये फैसला हो जाएगा कि जीत का सेहरा किसके सर कल बधेगा। फिलहाल चौकिया नवीन मंडल में 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी, उसके बाद ईवीएम खुलेगा। 9 बजे पहला रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कितना वोट पाया, 9 बजे तक ये रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, 3 टेंट लगाए गए हैं जिसमें 21 टेबल तैयार किए गए हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है। 90 कर्मी जो मतगणना करेंगे उनको सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो की व्यवस्था की गई है, ग्लव्स की व्यवस्था खास तौर से की गई है। इसके साथ साथ जो सुरक्षा इंतजाम की पूरी तैनाती की गई है, भारी संख्या में फोर्स सीआरपीएफ के जवान को तैनात किया गया है। तीसरी आंख के नजर में ईवीएम को फिलहाल कैद किया गया है। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल देखना होगा कि जीत का सहरा किसके हड़ में जौनपुर में बनता है, क्योंकि जो सीट थी जौनपुर की वो समाजवादी पार्टी के खाते में थी, लिहाजा बीजेपी पूरी जोर आजमाइश इस सीट को लेकर की हुई थी। लगातार मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ पर सभाएं की हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस सीट को लेकर काफी मुस्तैद दिखे। तमाम बड़े नेता यहीं पर ढीला जमाए हुए थे, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सीट जीतना बहुत जरूरी था, लिहाजा बीजेपी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन ये फैसला कल होगा कि जनता ने जीत का सेहरा किसके सर बांधा है। तो फिलहाल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 8 बजे से कल सुबह से 8 बजे से मतगणना जारी हो जाएगी। पोस्टल बैलेट की पहले जांच की जाएगी, गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। ठीक है राहुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें कल के 7 विधानसभा की सीटों जिन पर उपचुनाव हुए हैं, काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है। इंतजार है सुबह, लगातार हमारी कवरेज बनी रहेगी, आप भी वहां मौजूद रहेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि कल का जो नतीजे आ रहे हैं वो उपचुनाव के नतीजे कम, लेकिन 2022 की रूपरेखा तैयार करने वाले नतीजे जरूर बता रहे हैं। क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है 2022 से? कल के नतीजे पर डिपेंड करेंगे। जो आगे का जो रोड मैप है और जो लिटमस टेस्ट वही है कि सीधे तौर पे ये रोड मैप होगा और ये दिखाएगा कि आखिर में जो मौजूदा पार्टी है, जो भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका किस तरीके का परफॉर्मेंस है, या एंटी इनकम्बेंसी कहीं सीधे तौर पे जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर कहीं हावी नहीं हुई है। दूसरी बात यदि कहा जाए समाजवादी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस कई दशकों से सत्ता से गायब है, सत्ता से विमुख है, तो यहाँ पे कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। कांग्रेस भी कोशिश में लगी हुई है कि यहाँ अपना परफॉर्मेंस को बेहतर यहाँ बनाया जाए। समाजवादी पार्टी क्योंकि सत्ता से विमुख हुई थी और सत्ता से जब विमुख हुई थी तो समाजवादी पार्टी के लिए भी आखिर में विपक्ष को कितना आम जनता समझ पा रही है, ये एक महत्वपूर्ण चीज होगा। और विपक्ष को कितना अपने आप को समझाने में कामयाब रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे रहेगा। तो कल का दिन यदि कहा सकता है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा, क्योंकि बसपा पहली बार उपचुनाव लड़ रही है, और इसमें यदि कहा जाए कि बसपा के लिए भी होगा कि आखिर में जनता कितना समझना शुरू कर दी है, बसपा को कितना समझ रही है। कास्ट इक्वेशन जो सबसे बड़ी चीज है, कास्ट इक्वेशन किसके फेवर में जा रहा है, कितना जो राहुल आपके पास ये, क्योंकि
ये ये जाति फैक्टर जो होता है ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा होता है जिसे हर पार्टी इस फैक्टर को बनाने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है राहुल, आपके पास होंगे। हमारे साथ दरअसल दो मेहमान और जुड़ गए, आप और नवीन भी बने रहिए हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और साथ ही साथ सचिन रावत जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप दोनों का स्वागत है सर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी अब्दुल हाफिज जी, क्योंकि लगातार विपक्ष ने पूरी कोशिश की है उपचुनाव में जो उसकी साख है उसे बचाने की, और सबसे बड़ी बात यह कि जो अहम मुद्दे हैं उन तक जनता तक कैसे पहुंचाएं, कैसे दिल घरों में उनके जाकर के हम बैठे, कैसे उनके दिलों में हम घर कर पाए, ये कोशिश रही है विपक्ष की। लग रहा है आप लोग कामयाब हो पाए, कल आपके हक में ही नतीजे आएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी हर इलेक्शन को बहुत गंभीरता से लेती है, और ये जो बाई इलेक्शंस हैं इनको भी हमने बहुत गंभीरता से लिया है। इनकी तैयारी हमने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। संगठन के लेवल पर हम लोगों ने संगठन मजबूत किया, बूथ कमेटीज गठित की, वहां लोगों को नियुक्त किया। उसके बाद जो जनता से जुड़े हुए जनहित के मुद्दे हैं वो हमने उठाए, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क बिजली पानी का मुद्दा हो, ये सारे के सारे मुद्दे हम जनता में लेकिन माफ कीजिएगा अब्दुल हाफिज जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि हमने पूरी मेहनत की है, इसलिए मुझे ये सवाल करना पड़ रहा है। सर, आपकी तरफ से कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया जमीन पर उतरा हुआ। देखिए, पहले इलेक्शंस पर भी आप नजर डालें तो वहां पर भी हमारे जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने मार्गदर्शन किया, लेकिन जो हमारे और भी जो लीडर्स हैं, एमएलए हैं, एमएलसीज हैं, या जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, या हमारा संगठन है, वो पूरी तरह से सक्रिय रहता है, और इसी सक्रियता और मेहनत के आधार पर पहले भी इलेक्शंस निकाले हैं। नहीं लगता सर संगठन को और ज्यादा मजबूती मिलती अगर जो बड़े चेहरे थे, जो बड़े लीडर्स थे, वो भी उनके साथ उतरते सड़कों पर, वो भी समझाने की कोशिश करते, तो संगठन और ज्यादा मजबूत नहीं होता सर? नहीं लगता? देखिए, बिल्कुल बड़े चेहरे जिनको आप बोल रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा जो है मार्गदर्शन रहा है। उन्हीं की जो पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, उन्हीं के द्वारा उसको ही जो है जमीन पर ले जाने का काम हम लोग करते हैं, और हमारे सारे नेताओं ने किया। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आज भयभीत है, क्योंकि आज आपके रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि कई जगह डायरेक्ट फाइट है या कई जगह त्रिकोणीय फाइट है। तो ये सारी की सारी जगह जो भारतीय जनता पार्टी की जो फाइट है वो समाजवादी पार्टी से ही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है, और जो इश्यूज हमने उठाए हैं उनसे जनता ने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है। और कल आपको ये रिजल्ट दिखा देंगे कि जो हमने मेहनत की थी उसका बहुत सार्थक परिणाम कल आने वाला है। ठीक है, सचिन रावत जी हमारे साथ जुड़े। सचिन रावत जी, आपको भी बीजेपी जो है वो भयभीत नजर आ रही है, या फिर एग्जिट पोल के नतीजों पर कुछ कहेंगे? देखिए नीना जी, भारतीय जनता पार्टी पहले ही डरी और सहमी हुई है, क्योंकि जिस तरह से 4 साल का इनका कार्यकाल रहा, तो कहीं ना कहीं जो जनता उपेक्षित महसूस हुआ इनके शासनकाल में, और जिस तरह से महिला अपराध की संख्या उत्तर प्रदेश में निरंतर बढ़ती हुई जा रही थी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सभी सीटों पे चुनाव लड़ा, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय कुमार लल्लू जी हैं जो सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रहे थे। कोरोना जैसे काल में अजय कुमार लल्लू जी ने जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए जो हमारी बस थी, बस यात्रा के तहत जो यात्रियों को ले जाने का काम था, उसको योगी सरकार ने रोका। और लगातार जो कौन सी बस उसकी बात कर रहे हैं सर आप, जो 3-3, 4-4 दिन तक सिर्फ महज एक जगह खड़ी भी नजर आई, लेकिन उससे कोई मजदूर पहुंच नहीं पाया घर, उन बस की बात कर रहे हैं? देखिए, ये वही बसें थी जो इनको प्रियंका गांधी जी ने आदेश करके जो श्रमिक भाई जो हमारे जा रहे थे पैदल, उनको ले जाने का काम करना चाहा। लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार की निरंकुशता और योगी सरकार का एक हनक और तानाशाही रवैया, ये तीनों जो इनकी ये जो योजना जिन्होंने प्री प्लान बनाई कि हमारे श्रमिक भाई जो गांव तक, जो अपने घर तक ना पहुंच पाए, इस वजह से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अजय कुमार लल्लू जी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनको दिशा निर्देश दिया। और उन्होंने आगरा में जिस प्रकार देखा होगा कि आगरा में अजय कुमार लल्लू जी को पुलिस डिटेन करती है, उनको जेल में डाल देती है। उसके बाद में 37 दिन जेल में रहे थे अजय कुमार लल्लू जी। और जिस भी पीड़ित पक्ष से अगर घटना होती है, पीड़ित पक्ष से अगर मिलने जाते हैं, तो इनकी पुलिस उनको कार्यालय के बाहर गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सड़क पे और सदन में दोनों जगह लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता आम जनमानस के साथ में निरंतर बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों ने 7 सीटों पे चुनाव लड़ा, और जहां जहां पे हम लोगों की जो टीम, जैसे कि बांगरमऊ सीट है, घाटमपुर सीट है और बुलंदशहर सीट है,
इन सीटों पे हम लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और कल परिणाम आ जाएंगे सामने। और इस प्रस्ताव लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा सचिन रावत जी, ठीक है हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। खाली महज कह देने भरने से कुछ नहीं होता सर। अगर कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो रंग लेकर के आए। ऐसे नहीं कि हमने कोशिश की, पहुंचाएंगे मजदूरों को, जो पैदल चल रहे हैं उनके मसीहा बनेंगे, लेकिन बन नहीं पाए। तो फर्क होता है कोशिश में और काम करने में। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त आऊंगी मैं आपके पास, हरीश श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। हरीश जी स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर कल का दिन कैसा देख रहे हैं यूपी में? 7 का सिकंदर कौन? सीधा सवाल। देखिए, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। इस उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व के साथ खड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की हैं उनके डोर स्टेप पे पहुंचाने का, सबके साथ गांव-गांव, गली-गली लोगों के साथ लाइव कांटेक्ट रखा है, सीधा संवाद रखा है। तो जो सरकार की संवेदनशीलता है और हर गरीब के, किसान के, मजदूर के, युवा के साथ सरकार ने अपनी प्रेजेंस को मजबूती के साथ रखा है, उनके दुख तकलीफ में सहभागी बने हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पुरजोर ढंग से काम किया है, वो लोगों की जहन में है। और वह ये लोग वही जो लोगों के प्रति सरकार की सदास्यता है, जो वादे थे उसको जो पूरा करने का काम किया है, वो परिणाम में परिवर्तित होने वाले हैं। और 7 की 7 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी का कमल मजबूती के साथ खिलना। ठीक है, लेकिन लोगों के जहन में सर एक चीज और भी इस वक्त बहुत बुरी तरीके से घर किए हुए है, वो आप शायद भूल रहे हैं। वो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश से मामले सामने आ रहे हैं। वो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लेकर जिसको लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये भी लोगों के जहन में है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये सब कुछ भी जहन में चल करके ही कल के नतीजे आए। तो उपचुनाव के नतीजे आएंगे 60 सीटों पर। 88 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी भाग्यों की किस्मत का फैसला कैद है और यह फैसला कल हो जाएगा, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है कि आखिर वो किसे सत्ता पर काबिज करेगी और किसकी किस्मत का फैसला कल होगा। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हरीश श्रीवास्तव जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, अब्दुल हाफिज साहब जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सचिन रावत जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। चलिए सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी हरीश श्रीवास्तव जी और आपसे समझना चाहूंगी कल के नतीजे भले चाहे जो भी रहे कितना असर डालेंगे योगी सरकार पर? हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को चुनौती के रूप में लेती है। चुनाव नतीजे अहम होते हैं। सरकार तो स्पष्ट बहुमत से बहुत ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दिया था और पुनः ये जो चुनाव हो रहे हैं, जो हुए हैं, जिसका परिणाम कल आने वाला है, इसमें भी आप ये देखेंगी कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय हासिल होने वाली है। और ये जो सरकार के कामकाज पे मोहर लगाएगी, जिस तरह से इस कोविड जैसी चुनौती में गरीब के घर घर राशन किट, मुफ्त राशन किट पहुंचाना, गरीब के खाते में पैसा डालना, वृद्ध महिलाओं के, विधवाओं के खाते में पैसा डालना और ये बहुत सारी योजनाएं चला करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के इस तरह से लोगों के साथ खड़े रहे, उन सब का एक लोगों के मनमानस पे एक अच्छा प्रभाव है। लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद सभी एक जवाबदेह जनप्रतिनिधि के रूप में है, सरकार जवाबदेह है और सरकार की संवेदनशीलता और सदास्यता प्रायः लोगों के साथ जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा किसी भी समय किसी भी सूचना पे लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं और सरकारी कोष से भी स्वतः चीजों को संज्ञान में लेते हैं, चाहे वो कोई बीमार हो या इस तरह की किसी आपदा में फंसा हो। तो ये लोगों की जहन में है कि योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने वाला एक बहुत ही
संवेदनशील और बेहद ईमानदार व्यक्तित्व योगी जी का है। और वह जिस तरह से गरीबों के लिए, किसानों के लिए उनका समर्पित उनकी कार्य हैं, उनकी योजनाएं हैं, उसको करते और समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए जो औद्योगिक विकास, डिफेंस कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो गंगा एक्सप्रेसवे से लेके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल। ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। अब्दुल हफीज साहब, क्या लग रहा है आपको कि कल के जो भी नतीजे आएंगे, समाजवादी पार्टी के पास ये प्रदेश में अपनी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत करने का मौका है, ये जिसे समाजवादी पार्टी नहीं गंवाना चाहती? बिल्कुल है। अगर आप देखें तो 2017 में ये 6 सीटें इनमें से भारतीय जनता पार्टी के पास थी और मलानी की सीट हमारे पास थी। तो जितनी भी हम सीटें जीतेंगे हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी को उतना ही फायदा होगा। तो मैक्सिमम सीटों पर जैसे मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है और कल के रिजल्ट मैं पूरी दावेदारी के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार की विफलता रही है, सरकार हर फ्रंट पर कहीं ना कहीं फेल नजर आती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, दलितों के खिलाफ जो है अपराध बढ़े हों, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हों, सरकारी जो मदद है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। अभी आप देखिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। सरकार पूरा 11 महीने कोई भी काम नहीं करती और सिर्फ नवंबर के महीने में शोर शराबा करने लगती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोगों के बीच उठा रहे हैं। इस तरह से देखिए, बिजली के जो स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं वो ज्यादातर फेल हो गए थे और पिछले रक्षाबंधन पे हमने देखा था कि किस तरह से लाखों मीटर जो है खराब हो गए थे। सरकार की योजना, पहले भी सरकार ने बिजली महंगी कर दी थी, किसानों के लिए 1.5 गुना जो है बिजली जो है महंगी हो गई थी। और अब जो है ये सरकार आम लोगों के लिए भी बिजली महंगी करने की योजना बना रही है। तो इन सारी की सारी जो जन विरोधी काम हैं, इनको हम जनता के बीच ले जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है नेताजी की जनता हमारी सुनेगी। और जिस तरह से 2012 से लेकर और 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने काम करने का काम किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या रोड्स का डेवलपमेंट हो या नौकरियां देना हो या जो पेंशन 55 लाख परिवारों को हम लोग पेंशन देने का काम करते थे, हमने गरीब के घर में भी जो है लैपटॉप पहुंचाने का काम किया, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स डेवलप किए, जो एंशिएंट हमारी बिल्डिंग्स हैं लखनऊ और दूसरी जगह पर उसको हमने डेवलप करने का काम किया। हेरिटेज कॉरिडोर हम लोगों ने बनाए हैं। करने के बावजूद भी सर कमी कहां रह गई थी? देखिए नेताजी, जो जीत हार है वो नियति का नियम है, ये जो नियम है इसमें लगी रहती है। आप ये देखिए, नियति के नियम के साथ साथ सर अपने कर्मों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमें ये भी याद रखना होगा। बिल्कुल याद रखना होगा। और मैं समझता हूं कि देखिए, जनता जो है वो सर्वोपरि है और जनता जो भी फैसला देती है, कल भी जो फैसला देगी वो भी स्वीकार्य होगा और जो 17 में फैसला दिया वो भी स्वीकार्य है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अब जो भारतीय जनता पार्टी की जो जुमला राजनीति है वो खत्म होने वाली है। बिहार से उसकी शुरुआत हो चुकी है, पहले दिल्ली से भी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जितने भी इनके इमोटिव इश्यूज हैं अब वो नहीं चलने वाले हैं। अब जनता जो बिल्कुल जो बुनियादी इश्यूज हैं उस पर वोट देने वाली है। और बिहार में भी ये देखने को मिला है कि जब 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था तो किस तरह से। अब्दुल हफीज साहब, अगर आप बिहार के नतीजों से तुलना कर रहे हैं कल के आने वाले नतीजों की, तो वहां के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? शायद आप इस वजह से ये बात बोल रहे हैं, लेकिन मत बोलिए कि वही एग्जिट पोल के नतीजे कल बीजेपी की सरकार दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर उन पर यकीन है तो सर इस पर भी फिर करना होगा यकीन। देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये 7 सीटें जहां चुनाव हो रहा है, 1 सीट हमारे पास थी। तो जितनी भी सीटें आएंगी वो हमारे खाते में बढ़ोतरी करेंगी। और एक तरह से हम पहले ही कह चुके हैं कि हम नहीं, आपने बिहार की बात की इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि वहां के जो सत्ता, अगर मैं बात करूं एग्जिट पोल की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। अगर आप बिहार की बात करें तो इसलिए मुझे एग्जिट पोल को बीच में लाना पड़ा। देखिए, बिहार से और यहाँ से आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि सर मैंने नहीं की, आपने की, इसलिए मुझे लाना पड़ा। मैंने नहीं की, आपने की। इलेक्शन था यहाँ पर एक नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ तो नहीं, मैं नेताजी बिल्कुल कह रहा हूँ। लेकिन जो ये सीटें हैं, क्योंकि 7 सीटें हैं, 403 सीटों में से 7 सीटें बहुत कम होती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी सीटें हम जीतते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कहीं ना कहीं इस पे इमेज पे तो डेंट पड़ेगा ही, इतना तो बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, सचिन रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। सचिन जी, इस वक्त बीएसपी, और चलिए बीएसपी का तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या लग रहा है कल के नतीजे जो है वो सिर्फ चर्चा का विषय ही होकर रह जाएंगे या फिर वाकई में चर्चा में आ जाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रियंका गांधी जी जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, निरंतर वो जितने भी मामले हैं वो सरकार को घेरते हुए आई हैं। मैं कहना चाहूंगा
कि जबकि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध की संख्या में कैपिटल स्टेट बन गया, प्रियंका गांधी जी सड़क पे लड़ रही थी और लगातार हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी वो सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ मोदी जी का जुमलेबाज राज है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी का जंगल राज। अब अगर दोनों को मिला दिए जाए तो उत्तर प्रदेश में जो नकारा राज चल रहा है, जिसको हरीश जी ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा खुशहाली है और बड़ी बड़ी बातें जो 4 साल की कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया, इस वजह से आज हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल मिलता है। आप हमारी योजना को अपनी योजना बता करके जनता के सामने पेश कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पेंशन की बात इन्होंने की, कांग्रेस पार्टी की योजना, आज इसको मोदी जी अपनी भाषा में डिफाइन करते हैं। तो मैं यही समझता हूं कि आप जो है जनता को बरगलाते क्यों हैं। 2017 में जनता एक बार तो बहक गई आपकी, जो राम राज और पता नहीं क्या क्या राज की आप लोगों ने कल्पना की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो निरंतर घटनाएं हो, उत्तर प्रदेश में जो बढ़ता संरक्षित अपराध हो, उत्तर प्रदेश में जो युवा जो रोजगार को आंदोलित हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टी है वो सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रही है। और निश्चित तौर पे मैं निदा जी बताना चाहूंगा कि कल का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन 2022 का जो रिजल्ट होगा वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में होगा, क्योंकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी की स्वीकार्यता लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। वो हर मुद्दे पे सरकार से जवाब मांग रही, सरकार को घेर रही है। लेकिन सरकार जो है, क्या ये इतना काफी होगा सचिन रावत जी? क्या अपनी बची हुई साख वापस लेने के लिए क्या इतना काफी होगा कि सरकार को घेरते रहे? क्या ये इतना काफी होगा कि सरकार को लगातार उसकी, क्योंकि हम विपक्ष में है लिहाजा अपनी भूमिका निभाएंगे, नहीं लगता उससे ज्यादा जरूरी है कि अपनी बात हम जनता तक पहुंचा पाए? उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उनके लिए आगे बढ़कर काम करें? उससे ज्यादा जरूरी है कि उस जनता के दिल में जिसने आपको नकारा, बीजेपी को चुना, उसके दिल में अपने लिए विश्वास पैदा कर पाए? इस तरफ भी ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल निदा जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी बूथ कमेटी, हमारी जिला कमेटी, हमारी प्रदेश कमेटी निरंतर जनता के साथ में जुड़ रही है और जनता के साथ में संवाद कर रही है और जनता के सामने मुद्दे रख रही है। जैसे कि कुलदीप सेंगर का प्रकरण रहा हो, जो बांगरमऊ की सीट है, इनका बलात्कारी विधायक जो होता है उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी 1 साल तक संरक्षण देती है और लगातार रैलियां निकलवाती है। लेकिन आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उस मुद्दे को बनाया कि महिला अपराध हुआ है, महिला के साथ में जो घटना हुई है, उसके पिता का जो कत्ल हुआ है, उसको लेकर के जिस प्रकार उन्होंने लखनऊ में सरकार को घेरा और लखनऊ में जो सीए एनआरसी का मामला हो, हमारे जो दारापुरी जी जो थे IPS थे, उनको सरकार ने जो झूठे केस में फंसा दिया, उसमें प्रियंका गांधी जी उनके घर में जाती हैं, लेकिन तब भी इनकी निरंकुश पुलिस उनको डिटेन करने की कोशिश करती है। सर, अगर यूपी की जनता ये देखेगी कि प्रियंका गांधी कहाँ जाती है, तो वो फिर ये भी देखेगी कि प्रियंका गांधी कहाँ कहाँ नहीं जाती है। वो ये भी देखेंगे। मैं चाहूंगा जहाँ पे आदरणीय प्रियंका गांधी जी नहीं पहुंच पा रही, हमारा डेलीगेशन जाता है, हमारा प्रदेश नेतृत्व जाता है, हमारे यही तो बात है सर, जहाँ पहुंच सकती है वो आसानी से, वो वहां नहीं जाती, लेकिन जहां उनको रोका जाता है, जहां नहीं पहुंच पाती, वो वहां जरूर जाती है। तो सर जनता ये भी देखेगी कि कहाँ जा सकती थी और नहीं गई, और जहां नहीं, जी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी वहां पर, हम इसलिए वो मुद्दा उठाएंगे। सर, हर बात जनता अपने जहन में रख करके चलती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि योगी सरकार निरंतर डरी हुई है और सहमी हुई है। इस वजह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेज देते हैं, हमारे जो प्रदेश के कार्यकर्ता उनको जेल भेज देते हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ में जिस प्रकार की गाजियाबाद बॉर्डर पे पुलिस के द्वारा हत्या की गई है, ये भी कहीं ना कहीं सरासर गलत है। राहुल गांधी जी के साथ में जिस प्रकार मथुरा में इंसिडेंट हुआ, पुलिस ने धक्का मुक्की की, ये भी गलत है। तो आज जो है निरंतर जो है जनता के साथ में जो स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही है, इस वजह से योगी सरकार को डर और भय है। मैं तो कहना चाहूंगा निदा जी, 2007 का वो दृश्य योगी आदित्यनाथ जी को याद करना चाहिए, जब वो अपनी सुरक्षा को लेकर के सदन में बिलक बिलक के रो रहे थे। तब हमारी पार्टी कांग्रेस की इनको सियासत की सुरक्षा मुहैया कराती है। तो आज योगी आदित्यनाथ जो द्वेष भावना से राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। निदा जी, मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, जनता लगातार जनमत देती है, वही पार्टी सरकार में आती है। तो आज जो स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 2022 में सरकार जरूर बनेगी। चलिए ठीक है, बस कल सुबह तक का इंतजार और होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, राहुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए, हरीश श्रीवास्तव जी और अब्दुल हाफिज जी और साथ साथ सचिन रावत जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इंतजार
कल सुबह 7 बजे से लगातार सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आपके अपने चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर होंगे। तो 7 का सिकंदर कौन, बस आज की रात, कल तस्वीर साफ। जुड़ रहिएगा सुबह 7 बजे से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले उपचुनाव के नतीजे आपके अपने चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।